हेलो दोस्तों, जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां पर हर प्रकार के वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। खासकर एनटीपीसी और यूपीएसआई की तैयारी पे हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और आज मैं ब्रह्मानंद सिंह मूल विधि का चौथा लेक्चर फिर से लेकर आया हूँ। जिसमें हम मूल विधि के कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें सेक्शन 306, सेक्शन 307, सेक्शन 309, सेक्शन 319, सेक्शन 320 और सेक्शन 351, जिसमें अबेटमेंट टू सुसाइड और हत्या करने का प्रयत्न, आत्महत्या करने का प्रयत्न, उपहति, घोर उपहति और हमला यानी असॉल्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला सेक्शन 306, आत्महत्या का दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब दोस्तों, अगर हम इसमें डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, मतलब अगर कोई अन्य व्यक्ति किसी को फोर्स करता है, यानी कि उसके कुछ करने से, उसके मतलब उकसाने से या उसके किसी भी फोर्स करने से अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, तो वह दोनों में से किसी भांति, मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सादा कारावास और कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब दोस्तों, अगर हम इस सेक्शन को थोड़े अच्छे से समझने की बात करें तो इसमें हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य। 2016 का केस है, जिसमें कहा गया है कि दुष्प्रेरण के गठन के लिए आशय और आत्महत्या करने में सहायता का उत्प्रेरण किया जाना आवश्यक है। यदि दुष्प्रेरण का अपराध साबित न हो, मतलब अबेटमेंट यानी कि जो उकसा रहा है या उकसाने का काम कर रहा है, अगर वह साबित नहीं होता है तो धारा 306 के अंतर्गत दोष सिद्धि नहीं होगी, मतलब आत्महत्या का दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए एक केस और हम देखते हैं, एक पति पत्नी, एक दंपत्ति है, मतलब पति पत्नी, और उन्होंने आपस में झगड़ा हुआ और एक दिन महिला ने क्या किया कि अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल लिया। जो उसका पति था उसने ऐसा करने से रोका नहीं, बल्कि उसने क्या किया कि उसको माचिस थमा दी, मतलब उसको माचिस दे दिया और उस महिला ने आत्महत्या कर लिया। अब यहाँ पे उसका जो पति है वह अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मतलब आत्महत्या का दुष्प्रेरण का दायी होगा, मतलब वो अपराधी माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम अगले सेक्शन की बात करें तो अगला सेक्शन है धारा 307। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको धारा 302, मतलब धारा 300 और धारा 299 बताया था, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर था। धारा 307 जो है हत्या करने का प्रयास के बारे में बात करती है। अब अगर दोस्तों, अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो कहता है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी आशय, मतलब उसका इंटेंशन है और उसे पूरी नॉलेज है कि अगर वो ऐसा कार्य करता है जिस कंप्लीट होने पे, मतलब अगर वो कार्य पूरा हो जाता है, मतलब अगर वो, उसको पता है कि वो सामने वाला का हत्या करने जा रहा है, ठीक है, और जिससे वह कार्य करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, अगर ऐसा हो जाता है और तब उसको 10 वर्ष के लिए दंडनीय कारावास या उसे जुर्माना हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, उपहति मतलब हर्ट, यानी कि अगर चोट लग जाए। मान लीजिए पहले वाले कंडीशन में था कि अगर मान लीजिए कोई आदमी है, वह किसी आदमी को मारने के लिए उसके ऊपर गोली चलाता है और वो आदमी बच जाता है। अब यहाँ पे उसने उसको हत्या करने का प्रयास किया, मतलब उसके ऊपर गोली चलाई, उसका पूरा आशय और ज्ञान था कि गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह चाहता था उसे मारना।
लेकिन यहाँ पे उस आदमी की मृत्यु नहीं हुई, तो यहाँ पे हत्या करने का प्रयास होगा और पहला कंडीशन होगा वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा कहता है कि अगर मान लीजिए वो हत्या करने का प्रयत्न करता है लेकिन और उसे चोट लग जाती है, मतलब कि उपहति कारित हो जाए, तब उस अपराधी को आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा है तस्मीन पूर्व वर्णित है, मतलब इसमें दिया गया है। अब मान लीजिए तीसरा कंडीशन इसमें आता है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास का दोषी होते हुए इस धारा में वर्णित अपराध करता है जिससे किसी व्यक्ति की उपहति हो जाए, मतलब उसे चोट लग जाए, तो जो अभियुक्त है, जो एक्यूज्ड है, उसको मृत्यु दंड दिया जा सकेगा। अब दोस्तों अगर हम इसमें एक केस की बात करें तो एक कोमल शिशु, मतलब एक छोटा बच्चा है, शिशु है, उसको मार डालने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान पे, मतलब एक सुनसान पड़े जगह पे उसे छोड़ देता है अब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने हत्या करने का प्रयास किया उस बच्चे का, तो यहाँ पे उसके ऊपर धारा 307 के अंतर्गत कार्यवाही होगी। अब दोस्तों अगर इसके बाद हम अगले सेक्शन की बात करें तो अगला सेक्शन है धारा 309। अभी हमने बात किया था 306 में क्या था, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, मतलब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब ये है आत्महत्या करने का प्रयत्न, मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड। अगर मान लीजिए डिफिनीशन कहता है कि जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध करने के लिए कार्य करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो जाएगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो धारा 307 साफ कहती है, माफ करिएगा, धारा 309 कहता है कि अगर कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है और तो उसे इस सेक्शन के अंतर्गत उसे दोषी पाया जाएगा। और आत्महत्या करने का प्रयत्न करने वाले को सादा कारावास, मतलब सिंपल इम्प्रिजमेंट जो 1 साल तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आत्महत्या करना कोई अपराध नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, आत्महत्या करना कोई अपराध नहीं है, अपितु आत्महत्या करने का प्रयत्न अपराध है। और भारतीय दंड संहिता में आईपीसी की अगर हम बात करें तो आईपीसी में एकमात्र यही एक ऐसा सेक्शन है, धारा 309, जो आत्महत्या मतलब अपराध को सफल होने पर, मतलब अगर अपराध सफल हो जाता है तो एक्यूज्ड को, अभियुक्त को कोई सजा नहीं होगी, अपितु यह अपराध कंप्लीट नहीं होने के दशा पे सजा होती है। अब दोस्तों बात उठी, मतलब धारा 390 की अगर संवैधानिकता की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसके अगर बात करें, वैलिडिटी की बात करें, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट केस है। पहला इंपॉर्टेंट केस है पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994 का केस है, और इसमें कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14 और 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसके अंतर्गत यह असंवैधानिक इसको घोषित कर दिया था। मतलब कहा था कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत मरने का भी, मतलब आत्महत्या मतलब मरने का भी राइट प्राप्त है। लेकिन उसके 2 साल बाद ज्ञान कौर बना पंजाब राज्य का एक केस आया 1996 में, जिसमें कोर्ट ने इस धारा, मतलब जो इसके पहले जो उसने जजमेंट दिया था उस जजमेंट को पूरी तरह से पलटते हुए उसने कहा कि यह जो धारा है यह असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि जीवन जीने में मरने का हक नहीं है। मतलब अगर वो धारा 21 जो कहती है राइट टू लाइफ में जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हम अगला सेक्शन पे चलते हैं। अगला सेक्शन है धारा 319, और धारा 319 जो है यह बात करता है उपहति, मतलब हर्ट। ये धारा 319 अगर इसके परिभाषा की बात करें तो कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, मतलब बॉडीली पेन, रोग, डिजीज या अंग शैथिल्य, मतलब होता है इन्फॉर्मिटी, मतलब उसको किसी भी प्रकार से दुर्बल कर दे, कारित करता है, वह उपहति करता है या कहा जाता है, मतलब सामने वाले को अगर कोई चोट पहुंचा दे। अब मान लीजिए कि रास्ते में किसी व्यक्ति
अगर इसमें हम किसी बात करें तो ए बी को तेजी से चाटा मारा जिससे वह संतुलन खो बैठा और पीछे पत्थर पर गिर गया। इस प्रकार गिरने के परिणाम स्वरूप बी के मस्तिष्क में गंभीर चोट आई और वह मर गया। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे उसके हत्या का जो दोषी है वह हत्या का दोषी नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे वह उपहति मतलब हर्ट के लिए दोषी ठहराया जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले सेक्शन पे चले तो अगला सेक्शन होता है घोर उपहति यानी कि धारा 320। और धारा 320 को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि घोर उपहति और उपहति में अंतर क्या है। घोर उपहति और उपहति में अगर हम अंतर की बात करें तो धारा 320 जो है ग्रीवियस हर्ट, यह धारा 220 में दिया गया है। धारा 319 में वर्णित उपहति को का उग्र रूप ही अगर हम धारा 319 में जो बात किए अगर उसी को अगर हम एक्सट्रीम लेवल पर लेकर चले जाएं, उसको अगर हम उग्र रूप में करें तो वह धारा 320 में 8 प्रकार से इसको बताया गया है। अब 8 प्रकार से कौन कौन चीज़ें आती हैं जो घोर उपहति में आती हैं। पहला आता है पुंसत्वहरण, मतलब सामने वाले को अगर किसी पुरुष के अंडकोश पर उपहति करके या किसी अन्य प्रकार से उसको पुरुषोचित शक्ति से वंचित कर दे, मतलब इम्पोर्टेंट बना दे, उसको को पुंसत्वरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये घोर उपहति में आएगा। दूसरा, अगर दोनों आंखों में से किसी एक आंख की ज्योति चली जाती है। तीसरा, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति चली जाती है। चौथा, किसी अंग या जोड़ का विच्छेद हो जाता है, प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। पांचवा, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश, अस्थायी ह्रास, मतलब पूरी तरह से किसी भी तरह से वो विकलांग हो जाता है, आजीवन। और छठा, सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रूपीकरण, मतलब परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। सातवां, अस्थि या दांत का भंग, मतलब हड्डी टूट जाए, दांत टूट जाए। या आठवां, ऐसी कोई उपहति जो जीवन को संकट पथ मतलब इंडेंजर में, मतलब जीवन को डेंजर में डाल दे, खतरे में डाल दे। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो घोर उपहति में आती हैं। इसके अलावा अगर नॉर्मल कोई चोट है तो वो उपहति में आता है। अब घोर उपहति में एक और दिया जा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको चोट लगी है और वो 20 दिन के लिए अगर वह शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने जो नॉर्मली उसका जो काम काज है डेली जो अपने काम काज करने के लिए जो वो कर सकता है, अपना जो भी उसका लाइफ है, जो भी उसका बेसिक जो काम है, अगर वह करने में असमर्थ है तो वह घोर उपहति में आएगा। अब अगर घोर उपहति का अगर हम कोई केस देखें तो आता है नायब सिंह वर्सेज स्टेट, ऑल इंडिया एक्ट 1986 का केस है। के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति के खोपड़ी कक्ष को काटना घोर उपहति है क्योंकि खोपड़ी टूटना भी अस्थि भंग है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि किसी व्यक्ति का नाक या कान काटना या गर्म सलाखों से गाल दागना, दाढ़ी बनाते समय गाल पर तेज उस्तरा चलाकर गंभीर क्षति करना, यह सब घोर उपहति में आता है। तो आज आप शायद घोर उपहति और उपहति के बीच में जो अंतर है उसे आप समझ गए होंगे। और घोर उपहति की अगर हम दंड की बात करें तो इसमें 7 साल तक का कठिन कारावास, मतलब दोनों में से किसी भांति का 7 साल तक की कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोस्तों अगर हम अगले सेक्शन पर चलते हैं तो अगला सेक्शन है धारा 351 हमला, असॉल्ट। अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो कहता है कि जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है। अब अगर इसको हम अच्छे से समझे तो क्या भारतीय दंड संहिता की धारा जो 351 है वो हमले को अपराध को परिभाषित करती है और परिभाषा हमने आपको बता दिया। कहता है कि हमला के अपराध द्वारा पीड़ित को वास्तविक रूप से क्षति कारित किया जाना आवश्यक नहीं है, मतलब सामने वाले पे हमला दिखाना जरूरी नहीं है। मतलब वो अगर हमला करने का प्रयास करता है, मतलब सामने वालों को यह प्रतीत होता है कि सामने वाला मेरे ऊपर हमला करने वाला है, तो वह धारा 351 के अंतर्गत आएगा। अब अगर हम इसेंशियल एलिमेंट्स अगर आवश्यक तत्व की बात करें अगर हमला में, तो आता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अंग, हाव भाव या कोई तैयारी करना
ऐसा इस आशय से या यह जानते हुए करना कि किसी विद्यमान व्यक्ति को ऐसे अंग हाव भाव की तैयारी से आशंका पैदा हो कि वह उस आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला ही है। अब देखिए, अगर इसमें एक्सप्लेनेशन, अगर स्पष्टीकरण की एक बात करें तो कहता है केवल शब्द का प्रयोग हमला का अपराध गठित नहीं करता है, उसे ऐसा प्रतीत होना चाहिए, उसके हाव भाव से प्रतीत होना चाहिए कि सामने वाला मेरे ऊपर हमला करने वाला है। अब अगर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि यह पर क अपना मुक्का इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि यह को यह विश्वास हो जाए कि वह मारने वाला है, यहाँ पर क ने हमला किया है। तो फिर खुश रहिए, पढ़ते रहिए जीत क्लासेज विद सुजीत सिंह, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, आई होप आपको मतलब हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर और भी हमारे जो वीडियोज़ हैं, जो NTPC और UPSI के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।